बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर मेहदी शाह साहब, चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब, मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, अफजल शिगरी साहब, शोएब सुल्तान साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे गिलगित बल्तिस्तान वैसे ही बेइंतहा अज़ीज़ है और मुझे जब भी मैं आपके प्लान और आपकी तरक्की देखता हूँ तो मज़ीद खुशी होती है कि वो ख़ित्ता जिसमें बहुत कुछ अच्छा है न दुनिया को उसका पता है और उस ख़ित्ते के एतबार से भी वो ऐसे हालात में रहा है डेवलपमेंट ना होने की वजह से, जिसकी वजह से जो ह्यूमन इंडेक्सेस हैं तालीम के, सेहत के, वो ज़रा कमज़ोर हैं। मगर मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, इस वजह से उम्मीद है कि अगर वहाँ टैलेंट आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जैसा टैलेंट वहाँ मेहनत करता रहे तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। असल में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कैफियत तो ये है कि आइडियाज़ सबके पास हैं। आप जिस थिंक टैंक में जाएं, जहाँ भी कोई प्रेजेंटेशन होगा तो बेहतरीन आइडियाज़ हैं, मगर जो प्रोग्रेस आपने दिखाई तो वो आइडियाज़ के बाद के इक़दामात हैं, सिर्फ आइडियाज़ तक बात नहीं है। बल्कि जब मैं इस्लामाबाद के अंदर जब थिंक टैंक्स में जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये थिंक टैंक्स वाला ज़माना आप ख़त्म करो, क्योंकि सब ने सोच लिया है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, ये जीबी के मसाइल क्या हैं। ये करने वाले टैंक्स को लाओ। और मैं पिछले दिनों जब ये बात, वो टैंक नहीं मैं कह रहा पिछले दिनों जब मैं उन लोगों से बड़ा खुश होता हूँ जो खैर ख़ुद अपने हाथ से काम करते हैं। तो शोएब सुल्तान साहब, आई एम एन एडमायरर ऑफ योर्स। आपके बुज़ुर्ग होंगे, आपसे उम्र में ज़्यादा थे, जहाँ से आपने सीखा। अख्तर हमीद ख़ान साहब जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट चलाते थे, वो उनके एक भाई थे अख्तर महमूद ख़ान जो वकील थे, और अख्तर हमीद ख़ान साहब ने पायलट प्रोजेक्ट के एतबार से बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर वो कैफियत डाली कि देखो डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बगैर काम चलेगा नहीं। और ये ऐसे लोग डूअर्स होते थे, बेचारे वहाँ दफ्तर में बैठते थे। ईस्ट पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत काम किया, दफ्तर में बैठते थे और हर काम के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चाहे पानी की लाइन डालनी हो तो कहते थे कुछ पैसे के ज़रिए पाइप आ जाएंगे, मगर मेहनत तुम्हारी जब तक नहीं होगी तो तुम्हारी ओनरशिप नहीं होगी। इससे मुझे ये गलतफहमी हुई कि कम्युनिटी के अंदर अच्छा काम कर दो तो कम्युनिटी ख़ुद उसको उठा लेगी। तो जब मैंने 2001 में बल्दिया से इलेक्शन लड़ा, कराची के अंदर एक जगह है, वहाँ से जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे कुछ मुखय्यर हजरात मिले, उन्होंने वहाँ पानी की किल्लत थी तो हमने 25-30 ट्यूबवेल खोद दिए, वहाँ पे ट्यूबवेल लगवा दिए, हैंड पंप। अच्छा, और बड़ा खुश मैं कि जनाब अब तो ये 25-30 तो यहाँ इस आबादी का पानी का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खैर इलेक्शन तो मैंने क्या जीतना था। जब मैं वहाँ 2-4 साल बाद गया तो सारे पंप ख़राब हो चुके थे, क्योंकि कम्युनिटी ने मालकिनी की। अगर ख़राबी हुई तो उन्होंने कहा जिन्होंने लगाया वही आकर ठीक करेंगे। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये साइंस में नहीं आती मगर ह्यूमन साइंस में आती है। तो जो करने वाले लोग होते हैं, एक साहब का मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, मुझे उन साहब की मैंने तकरीरें सुनी। उनका नाम था, शायद किसी को यहाँ पर 2-4 लोगों को शायद मालूम हो, उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अहमद। बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि वो डूअर भी थे, लेफ्टिस्ट थे। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आए तो फ़ौज में भर्ती हुए, कश्मीर में जहाद किया, फिर पाकिस्तान से जब निकले तो अलजायर में जहाद करने चले गए। फिर अलजायर में जहाद करने के बाद जब अमेरिका सेटल हुए तो एंटी वॉर मिशन बनाया, तो अमेरिका में उनका ट्रायल हुआ, हैरिसबर्ग 7 के वॉर के ख़िलाफ़ उन्होंने अमेरिका के क़वानीन की मुखालफत की। मगर ये सब लोग जिनको मैं एडमायर करता हूँ, ये जो कहते हैं उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी उस चीज़ में ढाल लेते हैं, और यही सुतून होते हैं माशरे का। ये तकरीर करने वाले हम जैसे कम और जो करने वाले वो ज़्यादा।
तो मैं समझता हूँ जितनी आपने गिलगित बल्तिस्तान में चीज़ों पर तवज्जो दी, आप हर एतबार से ज़खायर के, ह्यूमन रिसोर्स के एतबार से आप अपने आप को बदल रहे हैं, मगर जियोलॉजिकल और जियोग्राफिक रिसोर्स के एतबार से पानी आपके यहाँ, जेम्स आपके यहाँ, माइनिंग आपके यहाँ हो सकती है। मैंने सुना है उसकी तहकीक़ात होगी कि रेयर अर्थ मेटल्स आपके यहाँ होंगे। रेयर अर्थ मेटल्स वो हैं जो आजकल लिथियम के हवाले से जो बैटरीज़ के अंदर और बहुत सारी अहम चीज़ों के अंदर होते हैं, उसके सर्वेज हो रहे हैं, मगर वो भी आपके यहाँ है। इस वक्त जो अनसाइंटिफिक अंदाज से माइनिंग भी हो रही है, अनसाइंटिफिक अंदाज से पत्थर तोड़ तोड़ कर जेम्स का हशर कर रहे हैं। आपको मालूम है, मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, कि जेम को वो जेम को तराशना कोई बड़ी साइंस नहीं होती। एक सान कहलाती है वो जो रिवॉल्विंग होती है, और एक लाक होती है जिसके अंदर उस जेम को पकड़ लिया जाता है और उसको ट्रिम किया जाता है। आपको मालूम है जयपुर के अंदर 30,000 औरतें हैं जो ये काम करती हैं, 30,000 औरतें। तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड, मगर ये कि दुनिया का अब होता क्या है, दुनिया के डायमंड्स बॉम्बे एम्स्टरडैम जाते हैं अनकट डायमंड्स, फिर इंडिया जाते हैं, इंडिया से जयपुर जाते हैं, एंड देन दे गो बैक टू एम्स्टरडैम टू बी सोल्ड एज वेल कट जेम्स। तो कोई ख़ास में 1-2 दिन की स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं और फिर उससे मामला इम्प्रूव होता है। आपके यहाँ टूरिज़्म है इतना खूबसूरत, मैं वाकई दुनिया में बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, नाम गिनाने का भी वक्त नहीं आपके पास, मगर ये कि मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई ख़ित्ता लगा तो जीबी लगा, माशाअल्लाह। मैं आपका एम्बेसडर रहा हूँ, मैं ख्याल से सैकड़ों तकरीरों के अंदर मैंने जीबी की टूरिज़्म के हवाले से बात की। मैं लोगों को मुताज्जब करता हूँ, दुनिया भर के अंदर जितनी आपकी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा आपके यहाँ टूरिस्ट पहुँच जाता है। ये जब है जब सड़कें नहीं है, जब है जब 6-6, 8-8 घंटे का ट्रैफिक जैम होता है, ये जब है जब एक जगह मैं कहीं गया वहाँ इम्कान भी नहीं था किसी और चीज़ का, मगर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि सदर साहब की वजह से 10 घंटे का ट्रैफिक जैम हो गया। तो वो जगह वहाँ पे जैसे जैसे आप चीज़ों को बेहतर करेंगे, जिसके अंदर यकीनन एयरपोर्ट शामिल है, सब लोग असल में दुनिया का टूरिज़्म अब इस अंदाज से चलता है कि मैं बड़े तेज़ सफ़र करूं, मैं सफ़र में वक्त नहीं गुजारना चाहता, मैं पहुंचना चाहता हूं मेरी डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज़्म जो है, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जो पैसे वाला टूरिस्ट है वो 15 दिन की छुट्टी और 12 दिन की छुट्टियों में कैलकुलेट करता है। तो अगर 2-2, 3-3 दिन सिर्फ सफ़र में निकाल दें तो फिर दैट प्लेस डज नॉट रिमेन अ चार्म फॉर हिम। लोग बिलियंस एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ बहुत अहम कैफियत है आपकी। फिर जो आईटी की आपने बात की, उसके अंदर एक अनोखी चीज़ है जो चीफ मिनिस्टर साहब आप के जहन में है, आप कहना भूल गए। आईटी के अंदर ये है कि आप इनके लिए नौकरियाँ तलाश करने की फ़िक्रमंद तो है कि जिनको आप आईटी में ट्रेन करेंगे, असल में ये नौकरियों से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ज़रा सुन लीजिए इस बात को कैसे, कि जब हम डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं तो हम साथ साथ सोचते हैं इसका अस्पताल में नौकरी होनी चाहिए, इसको अस्पताल में जगह मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर अस्पताल नहीं है तो हुआ ये कि पाकिस्तान से डॉक्टर इंजीनियर हमने एक्सपोर्ट कर दिए। हम अपने लोगों को तालीम देने के काबिल नहीं है, कहाँ हम इतना असासा सस्ते दामों हम तालीम देकर और एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो 2-3 दहाइयाँ हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते रहे और वो बेचारे भी मजबूरन बाहर गए, मगर ये कि अब वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 95% तो वो वहाँ के लिए करते हैं, 5% पाकिस्तान को क्या मिलेगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब आईटी के अंदर वो कैफियत नहीं है। आईटी के अंदर लोग पाकिस्तान में बैठकर दुनिया का पैसा बनाएंगे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर आईटी डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम था, इसके अंदर 24 लाख लोगों ने वो प्रोग्राम किया, 24 लाख, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का एक बच्चा जो टॉप 10-12 परफॉर्मर्स में था कि $100,000 से ज़्यादा उसकी सालाना इनकम थी, $100,000 से ज़्यादा। और वो एवरेज स्कूल का एवरेज बच्चा, ये नहीं कि भाई बड़ा ख़ानदान था और ज़मींदारी करता होगा और फिर उसने आईटी स्किल्स अख्तियार कर ली, $1 लाख से ज़्यादा।
तो ये पाकिस्तान में बैठे बैठे दुनिया के स्ट्रक्चर्स में काम करेंगे, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरे ये कि बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ शायद हुंजा वैली एजुकेशन में बड़ी अच्छी है और वैलीज़ भी कैचअप कर रही हैं, मगर एजुकेशन को हुंजा ने और गिलगित बल्तिस्तान ने बड़ी प्रायोरिटी दी। औरत को इंक्लूसिव अंदाज से काम के अंदर और हर चीज़, और आईटी इज़ द बेस्ट एरिया वेयर औरत कैन कम आउट विदाउट एन इशू, घर बैठकर भी कमाई कर सकती है। तो लिहाजा ये वो पाकिस्तान है जो खुशकिस्मत है, जिसके अंदर औरतों को लोगों ने घर में भी बैठाया हुआ है, फिर भी थोड़ी बहुत तरक्की करते रहते हैं। कायद आज़म के कहने के मुताबिक और आज तक इस बात पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि औरत को माशरे में स्टेक हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेक दिया, कुरान ने स्टेक दिया 1400-1500 साल पहले। और ये एक दकियानूसी सोच है जो कल्चरल है, जो मजहबी नहीं है, जिसके अंदर औरत को घर में बंद करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे मौक़े हैं। और आखिरी बात मैं करूँगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा गला ख़राब है तो लंबी तकरीर नहीं कर सकता। आखिरी बात आपसे ये कहूँगा कि जो आपने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की वो मुझे बड़ी लगती है। वो क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा ये कि पाकिस्तान से 19 गुना छोटा एक मुल्क है नेदरलैंड्स, और वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है। 19 गुना छोटा और दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड। और वो नेदरलैंड्स जहाँ पानी वाफिर मकदार में था और पिछले 10-15 साल से पानी की किल्लत है, वो उसके फूड प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई। पाकिस्तान में मैं आपसे 2 जगहों का जिक्र करूँगा। आईटी में आपका आज़ाद कश्मीर, वहाँ बाग गया मैं, तो बाग में एक 7 मंजिला स्कूल था, बेहतरीन, इससे अच्छा स्कूल मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा बाग में। और बाग में ही एक 7 मंजिला आईटी सेंटर था, जिसके अंदर जिस दिन मैं गया उस दिन एक फ्लोर पर 500 लड़कियां काम कर रही थी और दिन में 2500 की एम्प्लॉयमेंट है। और इट वाज फैंटास्टिक। क्या कर रहे थे वो अमेरिकन मेडिकल हॉस्पिटल्स की बिलिंग कर रहे थे बस। तो बाग में मुझे वो जजीरा नज़र आया कि बाग के अंदर जब बन सकता है तो कहीं पाकिस्तान में हर ये कैफियत हो सकती है। तो लिहाजा जीबी के अंदर, इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर वर्टिकल फार्मिंग, नेदरलैंड्स क्या करता है, कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बहुत नहीं है। ड्रिप फार्मिंग किसने ईजाद की, किसने शुरू की? इसराइल, जिसको पानी की किल्लत थी, फ़लस्तीनियों के साथ झगड़ा था, उसने अब पानी में वो सरप्लस हो गया, ज़रूरत ईजाद की माँ है। अच्छा, ड्रिप फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन करता है, उसके साथ साथ वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग करते हैं, दैट्स इट। और पाकिस्तान में भी ऐसे आइलैंड्स बनने शुरू हो गए। तो जनाब वाला चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैंने एक ऐसा फार्म फैसलाबाद के पास भी देखा, एरिड यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे फार्म्स तैयार किए हैं जिसमें वर्टिकल फार्मिंग, छोटी सी जगह पर बड़ी फार्मिंग करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्ड फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन दुगना भी कर लेते हैं वो अपनी जगह का। और जो आपका ख्वाब है कि गंदम के अंदर आप खुद कफील हो, सिर्फ गंदम के, व्हेन नेदरलैंड्स कैन फीड द वर्ल्ड, इमेजिन गिलगित बल्तिस्तान कितना दुनिया को फीड कर सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी मेहनत, ये आइडियाज़, ये अच्छी टीम एक्चुअली पाकिस्तान को परे लगाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान को परे लगाने के लिए इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इट इज़ नॉट नेचुरल रिसोर्सेज विच मेक अ कंट्री। अगर नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री मेक कर रहे होते तो नाइजीरिया जैसा मुल्क, जो दुनिया में तीसरा या चौथा तेल के ज़खायर के एतबार से मुल्क है, उसकी तबाहाली ना होती, जहाँ करप्शन बेनतहा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाय किया। तो नेचुरल रिसोर्सेज डोंट मेक अ कंट्री, इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स विच मेक्स द कंट्री। जर्मनी, जापान तबाह होकर दोबारा खड़ा हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स की बुनियाद पर। अगर एक छोटा सा जजीरा नुमा शहर सिंगापुर तरक्की कर सकता है या दुबई कर सकता है, तो आप जैसे लोगों का इंटरेक्ट, अल्लाह के डाले हुए ज़ख़ीरे आपके यहाँ मौजूद, पानी आपके यहाँ मौजूद, खूबसूरती आपके यहाँ मौजूद, सिर्फ इंसान का अपना दिमाग,
एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, स्टे अवे फ्रॉम करप्शन, टेक द कंट्री इन योर हैंड्स। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कन्फ्यूजन आप देख रहे हैं आजकल सियासी, इससे निकलना भी जहनों का इकट्ठा होना है। कैन यू इमेजिन कि मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि कोई बाहर से आया उसको समझाना, मसला ये है कि हम अपने लोगों के अंदर दिमाग खोलकर आपस में कोऑपरेट नहीं करते। अच्छी टीम वो होती है जो कोऑपरेट करे, अच्छी टीम होती है जो एक दूसरे की मोहब्बतों को और परेशानियों को समझे, अच्छी टीम होती है जो अपनी जेब की तरफ नहीं देखे बल्कि एक कम्युनल जेब की तरफ देखे और मुल्क को निकाल कर ले जाए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह पाकिस्तान इस आजमाइश से निकलेगा, सिर्फ इस वजह से मुझे आप लोगों पर भरोसा है। तो शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।